चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आज पूरी दुनिया के इतिहास में बड़ा भूमिका रखता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई थी, उसके प्रभाव क्या पड़े थे, उसे हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी फ्रांस में रेवोल्यूशन होने के कारण क्या थे, तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल सेटअप पढ़ेंगे। जो फ्रांस का पॉलिटिकल सेटअप इस तरह था कि जो वहाँ का जो सबसे बड़ा राजा होता था, किंग जिसे बोलते थे, और जो किंग था वो बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर थी उसमें। वो किसी एक, जैसे ब्रिटेन का जो राजा था उसमें तो पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन रखती थी, लेकिन फ्रांस का जो राजा था उसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और बिल्कुल एब्सोल्यूट था। जो उसकी मर्जी होती थी वो कर सकता था, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। तो और वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझता था गॉड का धरती में। अब यहाँ पर आते लुईस 15 जो राजा थे, जिनका जो शासनकाल था 1715 से लेकर 1774 तक। उन्होंने एक बार जब वो मृत्यु होने वाली थी उन्होंने एक कहा था कि मेरी मृत्यु के होने के बाद फ्रांस में एक इंसर्जेंसी हो सकती है। यानी वो भी समझ गए थे कि फ्रांस की स्थिति किस तरह से हो रही थी इस समय। काफ़ी यहाँ पर फ्रांस ने इस दौरान अपने आप को काफ़ी युद्ध में शामिल कर दिया था। जैसे उसने अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भी हिस्सा लिया था, इसके अलावा उसने 7 ईयर वार में भी हिस्सा लिया था। तो इन सब युद्ध का प्रभाव ये पड़ा कि उसका जो खर्चा काफ़ी बढ़ गया था और उसने लोन तो लिए थे इस युद्ध को करने के लिए, लेकिन अब उस लोन चुका नहीं पा रहा था और एक तरह से अब बिल्कुल आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी फ्रांस की। तो ये लुईस 15 के समय की बात है, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो फ्रांस की स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी आर्थिक। तो फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था एक तरह से बिल्कुल इनकम्पिटेंट था। यानी एक तरह से जो एफिशिएंसी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं थी, डिसऑर्गेनाइज था, करप्ट था और एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन था। इसके अलावा जो पूरा कंट्री था उसे दो तरीके के प्रोविंस में बांटा हुआ था। एक था गवर्नमेंट, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। ये गवर्नमेंट प्रोविंस को कहा जाता था इस समय। फ्रांस के एक प्रोविंस को गवर्नमेंट कहा जाता था, जो जिनकी संख्या 40 थी। और ये वो प्रोविंस थे जो कि पुराने प्रोविंस थे, ओल्ड प्रोविंस। और इसमें इसके ये जो प्रोविंस थे ये किसी भी तरीके से किंग की जो मिनिस्ट्री थी उसमें किसी तरह का ये भूमिका नहीं निभाते थे। और जो इनके गवर्नर होते थे, इस गवर्नमेंट में जो गवर्नर होते थे इनके, वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से संबंध रखते थे। यानी जो नोबल लोग जो होते, जो फ्यूडल होते, वो ही गवर्नर होते थे इस प्रोविंस के। इसके अलावा दूसरे तरीके के जो प्रोविंस था उसे हम जनरलाइट कहते हैं। जनरलाइट एक नए प्रोविंस जो उभर के आए उन्हें जनरलाइट कहते थे। और ये जो इसके जो गवर्नर होते थे इस प्रोविंस के, वो उसे किंग अपॉइंट करता था। इन्हें किंग अपॉइंट नहीं करता था, ये हेरिडिटरी के हिसाब से चलते थे। यानी एक अगर गवर्नर है, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती तो उसका बेटा गवर्नर बन जाता था। इस प्रोविंस में ऐसे चलता था। लेकिन इस प्रोविंस में जो था वो किंग अपॉइंट करता था गवर्नरों को। और यहाँ के गवर्नरों को, इस प्रोविंस के गवर्नर को इंटेंडेंट कहते थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम किस तरह से चल रहा था। जो पुराने प्रोविंस थे वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। यानी फ्यूडल सिस्टम यही होता है कि एक गवर्नर, छोटा राजा जो होता है, उसके वो जैसे किसी अपने जो खास व्यक्ति रहता है, परिवार के व्यक्ति, उनको वो छोटा राजा बना देता है, यानी फ्यूडल लॉर्ड बना देता है। तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड होते हैं ये जब राजा को ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो ये सैनिक सहायता देते हैं राजा को। और राजा की जिम्मेदारी भी यही होती है कि ये इनके प्रशासन में कोई रोक टोक ना करे और इन्हें चलाने जैसे चलाना चाहते। तो यही फ्यूडल सिस्टम कहलाता है। तो फ्रांस में अभी तक इस समय जो है, इस 1775 के समय से पहले फ्यूडल सिस्टम काफ़ी हद तक चल रहा था, खासकर उन सिस्टम में जहाँ पुराना ओल्ड प्रोविंस था। तो
ये हम समझ सकते हैं कि किस तरह से फ्रांस में चल रही थी स्थिति इस समय। इसके अलावा फ्रांस में किसी तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी नहीं थी और कोई कोड नहीं था। कोड का मतलब ये है कि कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं था। जैसे हम यहाँ पर देख ही चुके हैं कि अलग तरीके के प्रोविंस थे, एक गवर्नमेंट करा जाता था, एक जनरलाइज करा जाता था, और इनके जो नियम कानून वगैरह है वो भी अलग अलग थे। किसी एक राज्य का कानून किसी दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग हो सकता था। तो इससे दिक्कत ये होती थी कि जब अलग कानून होंगे तो आर्थिक स्थिति भी ऐसे स्थिति में आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाती है। अगर एक कानून होता तो आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन एक कानून, एक कोई कोड पूरे फ्रांस में नहीं लागू होता था। और जो कोर्ट थे फ्रांस में, उनका जो जूरिडिक्शन था, जो उनकी पावर थी कोर्ट की, वो भी उनको भी क्लियरली डिफाइन नहीं करा था यहाँ पर इस समय। यानी कोर्ट अगर कोई फैसला किसी मान लीजिए जैसे एक राज्य में किसी को एक जुर्म की सज़ा 7 साल है, किसी दूसरे राज्य में उसकी सज़ा 1 साल हो सकती थी, या ऐसे ऐसे अलग अलग कानून थे और अलग अलग सज़ा प्रक्रिया थी। इसके अलावा कोर्ट किन मामलों में दखल दे सकता है ये भी स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा जो कोर्ट की लैंग्वेज थी, जहाँ कोर्ट में बहस होती थी, वो लैटिन भाषा में होती थी। और लैटिन भाषा हम समझ सकते हैं कि फ्रांस में ज़्यादातर लोग लैटिन भाषा को नहीं समझते थे, वो फ्रेंच भाषा बोलते थे और फ्रेंच भाषा को समझते थे। लैटिन भाषा मध्यकालीन यूरोप में चलती थी, लेकिन जब मॉडर्न यूरोप उभर के आ रहा था, इस समय की स्थिति है जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न यूरोप की बात है, तो उस समय लैटिन भाषा का प्रयोग बहुत कम हो गया था और लोग समझते नहीं थे। अब जो लोगों की अपनी भाषा आ रही थी अपने देश की, जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, इन भाषाओं को, इटली में इटालियन, इन्हीं भाषाओं को अब समझते थे लोग, और लैटिन भाषा को अब ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता था। तो लोग भी अब इस भाषा को नहीं समझते थे लैटिन, और वो समझ नहीं पाते थे कि क्योंकि कोर्ट ने अपनी लैंग्वेज नहीं बदली। वो बहस अभी भी मॉडर्न यूरोप का जो फ्रांस था वो अभी भी बहस लैटिनी भाषा में कराता था, तो लोग समझ नहीं पाते थे। कोर्ट से भी कोई जो उन्हें राहत कभी नहीं मिल पाती थी। तो इससे हम समझ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल सेटअप के बाद अब जो सोशल सेटअप था इस दौरान, फ्रांस की सोसाइटी जैसा हम थोड़ा पढ़ चुके हैं वो फ्यूडलिज्म के ऊपर आधारित थी, जो हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके अलावा इनइक्वलिटी थी बहुत, और प्रेरोगेटिव थे, यानी जो नोबल थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको प्रेरोगेटिव दे रखी थी, यानी उन्हें कुछ खास पावर दे रखी थी, जबकि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उन्हें कोई पावर नहीं मिली थी। तो अब तीन क्लास में हम बांट सकते हैं इस समय के फ्रांस के जो सोशल सिस्टम था, सोशल जो कैटेगरी थी, उनसे हम 3 क्लास में बांट सकते हैं। एक था क्लेर्जी यानी धार्मिक संगठन या धार्मिक गुरु का एक समूह था, जिन्हें हम क्लेर्जी कहते हैं। अब क्लेर्जी में क्या थे ये? क्लेर्जी में आते बिशप यानी जो वही होता है जो क्रिश्चियन धर्म में जो गुरु माना जाता है, जिन्हें वो बिशप कहते हैं। तो इन्हें फर्स्ट स्टेट कहा जाता था। ये क्लेर्जी पूरा जो धार्मिक संगठन का जो है, उनको फर्स्ट स्टेट कहा जाता था। नोबिलिटी है दूसरा स्टेट था, यानी नोबिलिटी वही हुआ जो फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, या जो कह सकते हैं कि जो छोटे राजा जिन्हें कहा जाता है, और वही थे। और ये एरिस्टोक्रेट फैमिली से आते थे, यानी अमीर ख़ानदान से लोग आते थे, और इन्हें सेकंड स्टेट कहा जाता था। इसके अलावा तीसरा जो था वो कॉमनर था। कॉमनर यानी जो आम लोग, उन्हें हम इस समय कॉमनर कहा जाता था, जिसे हम प्रोलेटरिएट कहते हैं, और बुर्जुआसी भी कहते हैं। बुर्जुआसी यानी मिडिल क्लास के लोग, जो पढ़े लिखे तो काफ़ी थे, लेकिन उनके पास राजनीतिक एक शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी, तो उन्हें हम कॉमनर के रूप में कहते हैं। कॉमनर जो थे, और ये सबसे ज़्यादा जो इनकी आबादी सबसे ज़्यादा लगभग फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें लगभग 99% जो पॉपुलेशन थी
वो कॉमनर की थी। बाकी बचे हुए 1% लोग नोबिलिटी और क्लेर्जी से आते थे। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो क्लेर्जी और नोबिलिटी जो है वो उनके पास स्पेशल पावर थी। स्पेशल पावर इन दोनों के पास थी, क्लेर्जी और नोबिलिटी के पास, लेकिन कॉमनर के पास कोई खास पावर नहीं थी। इनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी केवल 1% पॉपुलेशन थी इन दोनों वर्गों की पूरे फ्रांस में देखा जाए तो। और अब देखिए किस तरह से असमानता थी। इनकी पॉपुलेशन तो 1% थी, लेकिन जो इन्होंने ज़मीन में जो ज़मीन के मालिक ये 20% ज़मीन के मालिक ये दोनों वर्ग के लोग थे, क्लेर्जी और नोबिलिटी के। और ख़ास बात बिल्कुल ख़ास बात ये है कि ये इन्हें किसी भी तरह का टैक्स इनकी छूट थी, ये किसी भी तरह का टैक्स नहीं दे सकते थे, यानी ये इनके लिए छूट थी और ये पेइंग टैक्स से ये एक्सेम्प्ट थे। और क्योंकि इन्हें छूट थी तो सारा बोझ इनके ऊपर पड़ता था, कॉमनर्स के ऊपर। इनके ऊपर काफ़ी संख्या में टैक्स लगाया जाता था कॉमनर के ऊपर। और इससे हम समझ सकते हैं कि कितना बोझ इनके ऊपर रहा होगा। जो किसान है या आर्टिस्ट लोग हैं या बोर्जुआसी जो लोग हैं जैसे वकील, डॉक्टर, ये सब कॉमनर में आते थे, तो इनके ऊपर काफ़ी बोझ था इस समय। और ये दोनों वर्ग जो क्लेर्जी और नोबिलिटी है ये बिल्कुल एक तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे पूरे इस समय के पॉलिटिकल सिस्टम का और सोशल सिस्टम का। अब आते हैं हम यहाँ पर इफ़ द किंग हैज़ सॉल्व अगर उस समय का जो राजा था लुईस 16, अगर वो इस सिस्टम को ठीक कर लेता, जो इस समय का जो फ्यूडल सिस्टम था, अगर वो इस सिस्टम को ठीक कर लेता यानी सबको बराबरी दे देता, तो शायद से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी इसको रोका जा सकता था। लेकिन लुईस 16 जो राजा था इस समय जब रेवोल्यूशन हो रही थी फ्रांस में, उसने इस पूरे सिस्टम को ध्यान नहीं दिया और असमानता जो पहले से थी वो बढ़ती गई और एक रेवोल्यूशन आ गई। अब हम इसे थोड़ा गहराई से पढ़ते ये तीनों क्लास के लोगों को। तो जो था पहला जो क्लास था उसे प्रीस्ट कहते थे। प्रीस्ट में जो था क्लेर्जी था, क्लेर्जी हम पढ़ चुके। फ्रांस के जो लोग थे ज़्यादातर वो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। इसके अलावा इनको टैक्स जो क्लेर्जी लोग थे उनको कोई इनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत अमीर लोग थे ये, और ये किसी तरह का टैक्स नहीं देते थे। और इसके अलावा जो फ्रांस का चर्च था वो इतना पावरफुल था कि इसे स्टेट विद इन ए स्टेट कहते हैं, यानी एक अलग सा राज्य, एक राज्य जो कि खुद एक राज्य में स्थित है। ये जब ये फ्रेज़ है, ये एक स्टेट विद इन ए स्टेट, ये फ्रेज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा ही पावरफुल होते, जैसे कि यहाँ पर चर्च ऑफ फ्रांस जो ज़्यादा ही पावरफुल था। इसके अलावा जो फ्रांस के लोग थे वो पहले तो चर्च में काफ़ी यकीन रखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो उनकी चर्च के ऊपर जो एक तरीके से उनकी जो पॉपुलैरिटी थी चर्च की, वो लोगों में उनकी गिरती जा रही थी। वो इसलिए गिरती जा रही थी क्योंकि चर्च के जो लोग थे, बिशप लोग थे, वो ज़्यादा अमीर हो रहे थे, वो जनता को ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे उनका। इसके अलावा इस समय इनलाइटमेंट भी हो रहा था और इनलाइटमेंट के जो थिंकर थे, फिलोसफर थे, वो स्केप्टिज्म की वो दे रहे थे, फिलॉसफी दे रहे थे। स्केप्टिज्म मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है जिसे हम फिजिकली नहीं समझ पा रहे, यानी जैसे गॉड है, गॉड को हम कभी फिजिकली नहीं देख सकते, हम केवल वो स्पिरिचुअली या अपने मन में उनको मान सकते गॉड को, लेकिन फिजिकली हम नहीं देख सकते। तो इनका ये स्केप्टिज्म के विश्वास रखने वाले लोग ये कहते थे कि अगर हम किसी चीज़ को फिजिकली नहीं देख पाते तो हम उनको उस चीज़ में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी जो गॉड का एग्जिस्टेंस था वो भी अब डाउट करने लगे थे कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग करने लगे थे, स्केप्टिज्म में विश्वास करने लगे थे। इसके अलावा प्रीस्ट जो लोग थे वो भी दो भागों में बटे हुए थे। एक थे हायर क्लर्जी, यानी हायर क्लर्जी में आर्च बिशप शामिल होते, ये इनकी इनकम बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी अमीर लोग थे।
इसके अलावा ये जो छोटे ऑर्डिनरी क्रेजी है, इन्हें ये ह्यूमिलिएट करते थे, यानी इन्हें ये प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित क्यों करते थे? क्योंकि जो ऑर्डिनरी क्रेजी है ये गरीब थे। यानी हम देख सकते हैं कि चर्च में भी असमानता थी। जो बड़े बिशप लोग थे, आर्च बिशप थे, वो बड़े सेठ थे, और जो छोटे छोटे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लेर्जी मैन कहते हैं, जो छोटी पूजा करते हैं घरों में जाके किसी लोगों का, वो ऑर्डिनरी क्लेर्जी कहा जाता था उन्हें, और वो गरीब होते थे। तो एक तरीके से जो ऑर्डिनरी क्लेर्जी है, जब उनके ऊपर अत्याचार करते थे ये हायर क्लेर्जी के लोग, तो एक तरीके से जो ऑर्डिनरी क्लेर्जी के लोग हैं उनके मन में एक नफ़रत पैदा हो गई हायर क्लेर्जी के लोगों के प्रति, या हायर क्लेर्जी के बिशप के प्रति। अब आते हैं हम यहाँ पर, अब दूसरी क्लास है नोबिलिटी और एरिस्टोक्रेसी। अब जो फ्यूडल जो सिस्टम था, जिसे हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, इस फ्यूडल सिस्टम में काफ़ी हद तक रोक लुईस 14 जो एक बहुत मजबूत शासक था फ्रांस का, उसने लगा दिया था। लेकिन इस रोक लगाने के बाद भी ये फ्यूडल के जो लोग थे, फ्यूडल सिस्टम से बड़े अमीर लोग, ये अभी भी काफ़ी इनको प्रिविलेज मिले हुए थे, जैसे कि ये टैक्स इन्हें नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा जो पूरा स्टेट था उसमें जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट है, वो सब जो नोबिलिटी, जो बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी, उसमें सब नोबिलिटी के लोगों को ही दी जाती थी वो पोस्ट। और जो क्लेर्जी, जैसे हमने पढ़ लिया था कि जो चर्च था उसमें भी दो तरीके के लोग थे, अमीर और गरीब। अमीर अमीर बिशप हुआ करता था और गरीब छोटा क्लेर्जी मैन हुआ करता था। उसी तरह से जो नोबिलिटी जो क्लास थी वो भी दो वर्गों में बटी हुई थी। एक बड़े अमीर नोबल हुए करते थे, और दूसरे पक्ष में छोटे गरीब छोटे छोटे नोबल हुआ करते थे, जो कि ज़्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे। और ये हमें समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब रेवोल्यूशन हो रही थी तो इस असमानता ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो गरीब नोबल थे या गरीब क्लेर्जी मैन थे, ये रेवोल्यूशनरी लोगों के साथ मिल गए थे, ये दोनों वर्गों के, नोबिलिटी और चर्च के लोग जो गरीब थे, और इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अब आते हैं तीसरी क्लास, जो कि कॉमन क्लास थी। कॉमन क्लास जो हमने पढ़ लिया था, कॉमनर जिन्हें कहा जाता था, जिसमें 94% जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बूर्जुआसी, आर्टिसन, लेबरर और फार्मर लोग थे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये है मिडिल क्लास की पटी, जो कि बूर्जुआसी है। बूर्जुआसी हम उन लोगों को कहते हैं जो कि मिडिल क्लास लोग होते हैं, यानी पढ़े लिखे होते, डॉक्टर होते और वकील होते, ये पढ़े लिखे होते हैं और इन्हें पता भी सिस्टम के बारे में जानकारी रहती है, लेकिन इनको पावर नहीं दी गई थी। अब रेवोल्यूशनरी की जो भावना थी वो सबसे पहले इन बूर्जुआसी लोगों के ऊपर ही आई। और बूर्जुआसी में जो इस समय शामिल लोग थे, मनी लैंडर थे, बिजनेसमैन थे, टीचर थे और एडवोकेट थे, डॉक्टर थे, राइटर थे, आर्टिस्ट थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। यानी जो छोटे स्तर में जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे वो बूर्जुआसी से आते थे, बूर्जुआसी क्लास से। अब ये पूरे सिस्टम से बड़ा इन्हें नाराज़गी थी, मिडिल क्लास लोगों को। वो नाराज़गी इसलिए थी क्योंकि ये एम्बिशियस लोग थे, यानी ये पूरे सिस्टम को समझते थे, लेकिन ये सोचते थे कि ये सिस्टम हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। दूसरा ये था कि ये जो थे मिडिल क्लास के लोग, ये व्यापारी भी थे। और इस समय जो यूरोप में पूरा एक सिस्टम ये चला था, मर्सेंटलिज्म का सिस्टम, जिसमें हर देश जो था वो ट्रेड अपना बढ़ाना चाहता था और दूसरे देश का अपने देश के लिए कम करना चाहता था, इम्पोर्ट कम करना चाहता था और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता था। तो इससे क्या हुआ कि कॉमर्स जो था उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा और कॉमर्स कम हो गया यूरोप के देश में। तो इसका प्रभाव यही पड़ा था कि जो कॉमर्स के में काम करने वाले जो मिडिल क्लास के लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे। वो इसलिए नाराज़ थे क्योंकि जो फ्रांस का राजा था वो एक मर्सेंटलिज्म की पॉलिसी अपना रहा था, जिससे व्यापार कम हो गया था। जब व्यापार कम हो गया तो व्यापारी के लिए काम भी अब कम पड़ जाएगा और उसके लिए बेरोज़गारी और उसकी जो पावर थी, जो थोड़ी उसकी मनी पावर थी, वो कम होने लग गई थी। तो इससे भी उसे नाराज़गी थी। तो ये था इस वजह से। और चौथी इसकी जो नाराज़गी थी वो इसलिए थी
कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे फ्रांस में इस समय, उसमें से यहाँ पर इसे किसी तरह की पावर नहीं दी गई थी मिडिल क्लास के लोगों की को। जैसे हमने देखा था कि जो हायर जो भी पोस्ट थी उसमें सब नोबिलिटी क्लास के लोगों को दी गई थी वो, तो मिडिल क्लास के लोगों को किसी तरह के दर्जा नहीं दिया गया था। तो इसीलिए इसमें इन लोगों में रेवोल्यूशन की भावना आई। अब आते हैं हम फार्मर। ये तो मिडिल क्लास के लोग हो गए। अब फार्मर आते हैं। फार्मर कौन थे? फार्मर पूरे फ्रांस में लगभग 80% पॉपुलेशन के फार्मर थे। इनकी स्थिति भी बुरी थी, सैड, शॉकिंग थी। और ये भी फार्मर दो तरीके के थे। एक तो इंडिपेंडेंट फार्मर थे जिनके अपने खेत होते थे, दूसरे थे सेमी सर्व फार्मर, यानी जो एक तरह से बंधुआ, जिन्हें बंधुआ किसान कहते हैं, यानी बंधे हुए किसान थे। किसी दूसरे किसान के खेत में इन्हें काम करना पड़ता था मजबूरन। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि फार्मर की जो पूरी इनकम थी उसका उसे लगभग 80% भाग टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता था। ये बहुत बड़ी बात है और 80% बहुत ज़्यादा होता है। यानी उसके पास केवल 20% ही बचता था अपना जीवन को यापन करने के लिए। 80% उसे सरकार के पास जमा कराना पड़ता था। तो समझ सकते कितना बड़ा बोझ फार्मर के ऊपर टैक्स से पड़ता था। ये हमने सोशल और पॉलिटिकल सेटअप पढ़ लिया। अब हम इकोनॉमिक सेटअप पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सेटअप में पहली बात ये है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। किंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। राजा कितना भी पैसा खर्च करे, कोई क्राइम करे, कुछ भी करे, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। कोई उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं पड़ती थी राजा को। इसके अलावा फ्रांस के राजा ने फ्रांस को काफ़ी युद्धों में धकेल दिया था जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए। जैसे 7 ईयर वार, ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन और अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका भी प्रभाव पड़ा था क्योंकि इन युद्धों से अब जो फ्रांस की जो एक आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी बिगड़ गई थी, क्योंकि युद्धों में पैसा लगता है और पैसा नहीं था फ्रांस के पास। युद्ध तो उसने लड़ लिए थे लेकिन चुकाने के लिए अब उसके पास पैसा नहीं था। अब लगभग इससे हम समझ सकते हैं कि फ्रांस की जो टोटल रेवेन्यू था उसका लगभग 50% उसको लोन को चुकाने में ही, लोन के जो इंटरेस्ट होता है उसे चुकाने में उसका चले जाता था। तो हम समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति किस तरह से बिगड़ रही थी। प्रोसीजर जो कलेक्टिंग टैक्स था वो भी बिल्कुल गलत तरीका था। यानी गरीब लोगों से तो टैक्स वसूली किया जाता था लेकिन अमीर लोगों से कोई वसूली नहीं की जाती थी और मनमाने तरीके से। यानी जो टैक्स इकट्ठा करने वाले लोग जो थे वो नोबल क्लास से थे और वो ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करते थे, बहुत ज़्यादा। किसानों को लगभग कहा तो ये चाहता था कि 80% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन कभी कभी जो नोबल वर्ग के लोग थे वो 90 या 95% किसानों की जो इनकम थी वो टैक्स के रूप में वसूलते थे। और ये समझ सकते कि यही स्थिति, खासकर फाइनेंशियल स्थिति ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रेवोल्यूशन को कराने में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर इंटेलेक्चुअल इनलाइटमेंट भी है। इंटेलेक्चुअल हम थोड़ा पढ़ चुके हैं कि इस समय जो है फ्रांस में इनलाइटमेंट का दौर, फ्रांस ही नहीं लगभग सारी यूरोप में इनलाइटमेंट का दौर चल रहा था। और फ्रांस में भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हुए थे जिसमें हम मॉन्टेस्क्यू थे, वोल्टेयर थे, रूसो थे, डेट्रॉइट थे और डेलेम्बर्ट थे। ये लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सब जो लोग थे ये एक एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ थे। यानी एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जहाँ एक तरीके से गरीब लोगों की बात सुनी जाए। इसके अलावा खासकर रूसो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। रूसो से काफ़ी प्रभावित हुए थे। जो रेवोल्यूशनरी जो लोग थे वो रूसो से काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो रूसो ने भी यही बात कही थी, जनरल विल की बात की थी उन्होंने। यानी उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की बात की थी, एक ऐसा सिस्टम फ्रांस में आना चाहिए जिसमें लोगों की बात माना जाए। केवल 1% लोगों की ही बात ना माना जाए, बल्कि जो मेजॉरिटी लोग हैं जिनकी कोई बात इस समय नहीं सुनी जाती थी, जो कि 99% लोग थे, उनकी बात सुनी जाए। ये रूसो ने अपने आइडियल्स में कहा था। ये अपनी बात में उन्होंने ये चीज़ों का जिक्र किया था जिसे हम जनरल विल कहते हैं। जनरल विल यानी
जो मेजॉरिटी लोग हैं उनकी बात को मानना, वही जनरल विल के रूप में जाना जाता है उस बात को। अब आते हैं, तो यही है कि इन फिलोसोफर का सबसे महत्वपूर्ण यही योगदान था कि इन्होंने जनता में एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग की इन्होंने इन्फ्यूज़ किया। यानी इससे पहले जनता समझती थी, वाकई में जनता से ये समझती थी कि राजा ही वाकई में राजा ईश्वर का एक प्रतिनिधित्व होता है धरती में, और राजा पावरफुल होना चाहिए और गरीबों को टैक्स देना चाहिए। ये लोग समझते थे कि ये ईश्वर ने ये कुछ सारा सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन जब इन थिंकर लोगों ने जब लोगों में अपनी विचारों को फैलाया तो लोग समझने लगे थे कि ये सब ईश्वर की बात नहीं है, ये प्रकृति का नियम है और हम इस नियम को बदल भी सकते हैं। अगर ये नियम हमारे खिलाफ जाता है या हमारी बात नहीं सुनता है तो ये खास बात यही है कि इनलाइटमेंट के थिंकरों का भी एक तरीके से लोगों में हिम्मत और जोश पैदा करने का काम इन थिंकरों ने किया था। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि इन्होंने जो कहा था, जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, थिंकरों ने जो अपनी बात लिखी थी, उन्होंने यही कहा था कि टैक्सेशन की जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो ऑटोनॉमी दी जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी हर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे स्वायत्तता दी जाए। इसके अलावा लेजी फेरी की पॉलिसी अपनाई जाए ताकि हर देश दूसरे देश के साथ आराम से व्यापार कर सके आसान दरों में। इन्होंने इनइक्वलिटी को क्रिटिसाइज़ किया था, एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज़ किया था, रिलीजियस इंटॉलरेंस को क्रिटिसाइज़ किया था। यानी इस समय फ्रांस में ये था कि अगर कोई किसी बिशप की बात नहीं मानता था तो उसमें पनिशमेंट दी जाती थी उसे। जैसे हमने पढ़ा था कि कोपरनिकस, गैलीलियो, ये जो सब वैज्ञानिक थे, इन्होंने चर्च के सिद्धांतों का इन्होंने खंडन किया था, तो इनके ऊपर अत्याचार किए गए थे चर्च द्वारा। तो इसकी भी आलोचना की थी इन थिंकरों ने। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को अपना धर्म पालन करने का और अपने तरीके से धर्म को समझने का आज़ादी होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को भी ख़त्म करने की बात कही थी। जुडिशियल में जो डिमेरिट थी उसको भी इन्होंने ख़त्म करने की बात की थी। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल जो कॉन्शियसनेस थी वो पूरी रेवोल्यूशन की आत्मा थी, इसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये बैकग्राउंड की चीज़ है। बैकग्राउंड में समय ये चीज़ें हो रही थी, इन्हीं वजह से रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। रेवोल्यूशन आगे कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसके आगे ये रेवोल्यूशन केवल 1-2 साल में ही ख़त्म नहीं हुई, ये लगभग 10 साल 1790 से लेकर 1800 लगभग 10-12 साल ये रेवोल्यूशन चली। इतना देर तक क्यों चली ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।